प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपका क्लास 6 का एसएसटी का पहला चैप्टर है। क्या, कब, कहां और कैसे। ये वीडियो इस चैप्टर के बारे में है। बच्चों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। पार्ट आपको देखने में थोड़े बड़े लग रहे होंगे, हम इसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, आपको सारे पार्ट एकदम याद करवा देंगे। तो यहाँ देखो, एक लड़की दिख रही है आपको। इस लड़की का नाम है रशीदा। ये रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक इसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब अखबार में जो हेडलाइन होती है उस पर पड़ी। वहां लिखा हुआ था 100 साल पहले। तो ये सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है इतने साल पहले क्या हुआ था। अब हमें कैसे पता चलेगा इतने साल पहले क्या हुआ था? कैसे पता लगाएं? ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, हमें किसी ऐसे आदमी से बात करनी पड़ेगी जिसे पिछले साल की बात याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? बहुत पहले को हम कहते हैं अतीत। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? या क्या क्या जान सकते हैं? तो बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर में रहते थे। हम शिकारियों के, पशुपालकों के, किसानों के, राजा महाराजा के, व्यापारियों के, पुरोहितों के, मूर्ति बनाने वालों के, कलाकारों के या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, कौन से गीत गाते थे। ये सब हम पता कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? अब पहला तो हमारे क्वेश्चन आता है भी पुराने जमाने में लोग कहाँ रहते थे। ये बात हो रही है अतीत की, बहुत पुरानी। अब आपके सामने एक मानचित्र दे रखा है। ये है बच्चों वो मानचित्र। इस मानचित्र को आप अपनी किताब में देखोगे तो इस मानचित्र में आप क्या देखोगे? कई लाख साल पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे, नर्मदा नदी के किनारे कई लाख साल पहले भी लोग रहते थे। इनमें से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब सामान इकट्ठा करने वाले थे। आसपास में जंगल थे, जंगल में से कुछ सामान ले आते थे, जैसे कि जड़, फल और जंगल के और उत्पाद इकट्ठे कर दिया करते थे। जंगल में रहते थे, जंगल में जानवर आते थे तो ये जानवरों का शिकार भी कर लेते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखो बच्चों, ये रही हमारी सुलेमान और ये रही हमारी किरथर। और अभी हमने बात की थी नर्मदा नदी की। तो देखो बच्चों, नर्मदा नदी कहां पर है? आपको दिख रही है कहां पर नर्मदा नदी कहां पर है? ढूंढो ढूंढो। तो ये रही हमारी नर्मदा नदी। देखो बच्चों, मिल गई ना हमारे को नर्मदा नदी। तो ये हमारी नर्मदा नदी है और ये हमारी है जो पहले हमने भी नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे। यहाँ पे जंगल है और जंगल में लोग सामान इकट्ठा करते थे। अब हमने देखा, अब हमें नाम मिला है सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां। अब भैया ये सुलेमान और किरदर वो जगह है जहां पर 8,000 साल पहले लोगों, आदमी और औरतों ने गेहूं और चावल जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। अब गेहूं चावल उगाए उन्होंने, भेड़ बकरी गायों को पालतू बनाया। अब ये लोग रहते थे गांवों में। इसी तरह से आप देखो, उत्तर पश्चिम में गारो और मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियां। देखो भैया, ये रहा उत्तर पश्चिम और ये है हमारी गारो पहाड़ियां और ये है हमारी विंध्या पहाड़ियां। याद रखना, ये उत्तर पश्चिम में, ये गारो और ये विंध्या पहाड़ियां। यहाँ ये भी ऐसी जगह थी जहां पे कृषि का विकास हुआ। यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया। कितनी अच्छी बात बताई गई है। सुलेमान और किरदर पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं और जौ उगा और गारो और विंध्या पहाड़ियों में चावल उगा। ये स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियां क्या होती है? जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। इन्हीं सहायक नदियों से में 4700 साल पहले यहाँ पे कुछ आरंभिक नगर बसे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र के तटवर्ती इलाकों में 2500 साल पहले नगर बसे। अब सबसे पहले हमें क्या पता करना है? गंगा और इसकी सहायक नदी सोन।
अब देखो, पहले आप देखो गंगा कहां पर है, ये रही हमारी गंगा नदी, ठीक है ना बच्चों, ये रही गंगा, और ये गंगा की एक सहायक नदी आ गई सोन, आ गई गंगा और सोन नदी हमने देखी। और इसी तरह से पहले हमें कहा गया था सिंधु नदी, ये रही हमारी सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी की सहायक नदियां आ गई, सारी की सारी आप नोट कर लो, ये हमें याद करनी है, सारी की सारी क्वेश्चन बनेंगे इनसे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जिसे वर्तमान में बिहार कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता था। अब आप सबने बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य नाटक देखा होगा, वहां पे वो जो मगध आया था ना, जिसका राजा बना था चंद्रगुप्त, वो मगध ये वाला ही है। इसके शासक बड़े ताकतवर थे और उन्होंने एक बड़ा राज्य स्थापित किया। देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे राज्य बने। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से के दूसरे हिस्से की यात्रा की, कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा की, और ये यात्रा बड़ी जोखिम भरी होती थी, बड़ी खतरनाक होती थी, पर ये असंभव नहीं थी। कभी लोग काम की तलाश में, कभी कोई प्राकृतिक आपदा के कारण इधर उधर जाया करते थे, कभी कभी फौज भी जाती थी लड़ाई करने के लिए, दूसरों पर जीत के लिए, कभी व्यापारी जाते थे, कभी काफिले में, कभी जहाज में, अपने साथ बड़ी महंगी महंगी चीजें लेकर जाते थे। धार्मिक गुरु भी यात्रा किया करते थे, लोगों को पढ़ाई देने, शिक्षा के लिए, सलाह देने के लिए धार्मिक गुरु भी एक से दूसरे गांव, एक से दूसरे कस्बे जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए भी यात्रा किया करते थे। अब मान लो कोई आपके पास में यात्रा करके आएगा, या कोई बाहर से आपके पास आया और वो आपसे मिला, तो आपको उसके विचार पता करें चलेंगे, और उसको आपके विचार पता चलेंगे। अब ये लोग यात्राएं क्यों करते थे? देखो फिर से एक बार मानचित्र एक को देखो, हमारे को यहाँ पर कुछ पहाड़ियां दिखती हैं, जैसे विंध्या पहाड़ी है, और आपका सुलेमान किरदर पहाड़ी है, गारो पहाड़ी है, ये कुछ पहाड़ियां दिखती हैं, कुछ नदियां दिखती हैं। ये पहाड़ियां नदियां क्या करती हैं? ये पहाड़ियां नदियां, ये समुद्र जो है, ये हमारी प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। इनको पार करना आसान नहीं है, पर जिन्होंने चाहा वो ऐसा कर गया। जो जिन्होंने चाहा वो पर्वत की ऊंचाई छू गए, वो गहरे समुद्र पार कर गए। बाहर से भी लोग हमारे यहाँ पर आए और यहाँ पे बस गए। लोगों के इस तरह आने से जो हमारी प्राकृतिक सांस्कृतिक परंपरा है ना, वो बड़ी ही समृद्ध हो गई। कई सौ सालों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार अपनाते हैं। अब देखो, आप राजस्थान में रहते हो, लेकिन आपको चाइनीज खाना पसंद है, क्योंकि हमने ये चाइनीज खाना क्या है, ये बाहर का आया हुआ है। आप राजस्थान में रहते हो, लेकिन आपको मक्के की रोटी पसंद है, सरसों का साग पसंद है, ये पंजाब का आया हुआ है। हमने साइंस में भी ये बात को पढ़ा था। अब है देश का नाम। हम अपने देश के लिए हम कहते हैं हमारा देश का नाम है इंडिया या भारत। इंडिया शब्द कहां से निकला है? इंडिया शब्द निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता है। एटलस में आपके पास एटलस होगा, ईरान और यूनान का पता लगाओ। 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे ईरानी और यूनानी, इन्होंने सिंधु को कहा हिंदोस और इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को कहा इंडिया। अब ये ईरानी यूनानी कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके अंदर एक सिकंदर आया था ना, सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, वो यूनान से आया था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब ऋग्वेद जो है वो 3500 साल पुरानी ऋग्वेद है, उसके अंदर भी भरत का नाम मिलता है। अब अतीत की जानकारी हमें कहां से मिलेगी? हम कई तरह से पता कर सकते हैं। एक तो है कि पुराने जमाने में कोई किताब लिखी हो, उसको ढूंढो और उसको पढ़ो। अब ये किताबें कैसे लिखी जाती थी? पुराने जमाने में कोई आज के सिस्टम तो था नहीं, तो पुराने जमाने में किताबें बनती थी ताड़ पत्रों से। ताड़ के पत्ते लेते, जैसे देखो आपने देखा होगा, ये ताड़ के पत्ते लिए, इनको काट कर और एक हिस्से में बांध देते थे, और इसे हम हाथ से लिखा जाता था, इसलिए हम कहते हैं पांडुलिपि। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट।
मेन्यू का मतलब होता है हाथ, ये लैटिन भाषा का शब्द है, मेनू मतलब हाथ। अब ये ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, या हिमालय में एक पेड़ उगता है भुर्ज पेड़, उसकी छाल पर, उसकी छाल से बड़े स्पेशल तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, और ये कभी खराब नहीं होते हैं। आज भी ये हमारे सामने है, हजारों साल पुराने ताड़पत्र आज भी हमारे पास सुरक्षित है। अब इन इतने सालों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, ये कई नष्ट हो गई, फिर भी आज कई हमारे पास है, ज्यादातर मंदिरों में, विहारों में है। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजा का जीवन, दवाइयां, विज्ञान सबके मिलती है। कई हमारे यहाँ पे पुराने महाकाव्य हुए हैं, जैसे संस्कृत भाषा में कई महाकाव्य हैं, जैसे महान कवि कालिदास के लिखे कई महाकाव्य हैं। कुछ संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा के लिखे हुए भी काव्य हैं। अब देखो, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे आम लोग, राजा महाराजा करा करते थे संस्कृत भाषा का। हम अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख क्या करते हैं कि राजा महाराजा जो है वो पत्थर पर अपना हुक्म लिखवा देते थे। ऐसे लेख पत्थरों पर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। कभी कभी राजा महाराजा अपने अपने आदेशों को इस तरह लिखवा देते थे कि लोग उन्हें पढ़ लें, और पढ़कर देख लें, पढ़ लें और उनका पालन कर सकें। अच्छा, कई ऐसे भी लेख भी मिलते हैं जब राजा रानियों के साथ अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के लिए वर्णन उत्कीर्ण करवा दिए। जैसे कोई राजा लड़ाई में जीत गया, अब लड़ाई में जीत गया तो वो लड़ाई में वो जीत गया तो वहां एक अपना उल्लेख लिखवा देता था। अब आप बताओ कि ऐसे पत्थर पर लेख लिखवाने का क्या फायदा था, और ऐसा करने में क्या कठिनाई थी? फायदा तो भैया ये था कि पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख हमेशा टिका रहता है, कभी खराब नहीं होता है। और परेशानी ये आती थी कि लिखना बहुत मुश्किल होता था। अच्छा, अब ऐसे अभिलेख को लिखने के लिए हमें लिपि का प्रयोग करना पड़ता था। लिपि जैसे आज अपने लिखते हैं अक्षर संकेत से, जब भी हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख जो आज हम आपको दिखा रहे हैं ये सामने, ये यूनानी और अरामिक नाम की दो विभिन्न लिपियों और भाषाओं में है। आगे चलते हैं। अब देखो, इसी तरह से ये हमारे को कुछ और मिलता है। जब हम नीचे जमीन में खुदाई करते हैं ना, जब जमीन में खुदाई करते हैं तो वहां से हमें कई चीजें मिलती हैं। कभी हमें कोई घड़ा मिल जाता है, कभी चांदी के, सोने के सिक्के मिल जाते हैं। तो अब आप देखो, यहाँ पर एक नगर में एक ये बर्तन मिला था। इस तरह के बर्तन का प्रयोग 4700 साल पहले होता था। ये एक चांदी का पुराना सिक्का है, ये इसका अगला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा है। ऐसे सिक्कों का प्रयोग 2500 साल पहले होता था। आज के सिक्के और चांदी के सिक्के में कई फर्क है। अब देखो, सिक्कों की प्राप्ति के लिए हम छानबीन खुदाई करते हैं। जब हम जमीन में से कुछ निकालते हैं तो कई चीजें पत्थर की होती हैं, पकी मिट्टी या कोई धातु की होती हैं। ऐसी चीजें कठोर होती है, जल्दी नष्ट नहीं होती है। जब जमीन में खुदाई करते हैं तो जो पुरातत्वविद होते हैं, जो जमीन में खुदाई करते हैं, वो जमीन में खुदाई कर कर ये भी देखते हैं कि यहाँ पे कोई जानवर की हड्डी मिली है क्या, कोई चिड़िया की हड्डी मिली है, कोई मछली की हड्डी मिली है, क्यों मिली है। इससे ये फायदा होता है कि पुराने जमाने में लोग क्या खाते थे ये पता लग जाता है। अब देखो, हड्डी होगी तो वो ज्यादा टाइम तक बचेगी, वनस्पति है तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, जल गए तो जले रूप में मिलते हैं। अब आप सोचो कि यहाँ पे कपड़े मिलते हैं क्या? कपड़े बहुत कम मिलते हैं, कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से प्राप्त जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत का शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो लोग पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम कहते हैं इतिहासकार। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि हम अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना, जासूस, तो ये इतिहासकार या पुरातत्वविद वो जासूस हैं जो इनका प्रयोग करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखो, अतीत शब्द एक या अनेक, हमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत, इस किताब का क्या नाम है? हमारा अतीत। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया, हमारे अतीत।
ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान लगाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समय के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। अब देखो, कोई जानवर पालता है, कोई किसान है, उसका जीवन राजा रानी के जीवन से अलग होगा। व्यापारी का जीवन शिल्पकार के जीवन से अलग होगा। जैसा आज भी हम देखते हैं, उसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रीति रिवाज व्यवहारों का प्रयोग किया जाता था। जैसे अंडमान द्वीप के लोग आज भी अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार कर कर, फल फूल के संग्रह से प्राप्त करते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए गांवों पर निर्भर हैं। इसी तरह के भेद अतीत में भी थे। एक और चीज है, उस समय जो शासक थे वो अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। शासक जो थे वो लिखा करते थे, हम यहाँ जीते हैं, हम यहाँ जीते हैं। इसलिए हमें उन शासकों और उनकी लड़े जाने वाले लड़ाइयों के बारे में तो बहुत कुछ पता है। अब एक शिकारी है या कोई मछली वाला है, कोई जंगल से फल फूल इकट्ठा करने वाला है, कोई किसान है, कोई पशु पालने वाला, ये लोग अपना लेखा जोखा क्यों रखेंगे? तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का महत्व देखो, अगर आज तिथि मतलब डेट, अगर आज तुमसे कोई डेट के बारे में पूछो तो तुम बता दोगे कि जैसे आज ये है 13 मई 2021, तो ये आज की डेट है। भाई तुम बता दोगे उस दिन क्या डेट है, वो महीना कौन सा है, वो साल कौन सा है, 2000 है, 2021 है, कौन सा है। ये जो गणना है ये ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। जब मतलब आज ईसा मसीह को की डेथ को 2021 साल हो गए, तभी साल चल रहा है 2021। यानी कि आज हमने बोला 2021, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2021 साल बाद। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियों को ईपू लिखा जाता है। जैसे मान लो आज से 2021, अब हम आज से 2021 साल पहले हम क्या लिखेंगे, 2000, मान लो हमने लिखा ईपू, क्या लिखेंगे, ईपू। ईपू मतलब ईसा पूर्व, ईसा से पहले। इस किताब में हम 2000 को अपना शुरुआती बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखो, हिंदी इंग्लिश में लिखा जाता है, एक तो इंग्लिश में लिखा जाता है बीसी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कभी कभी हम देखेंगे लिखा होता है एडी। एडी मतलब होता है अन्नो डेमिनी। अन्नो डेमिनी का मतलब होता है जिस साल ईसा मसीह पैदा हुआ था, यानी कि वो साल था एक, आज चल रहा है 2021, तो उसे क्या कहा जाता है, एडी। हिंदी में लिख देते हैं ई मतलब ईसा। कभी कभी एडी की जगह लिखा होता है सीई और बीसी की जगह लिखा होता है बीसीई। सीई का मतलब होता है प्यारे बच्चों कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये हमारे को याद रखना है, बीसी, एडी, सीई, बीसीई। ठीक है, ये हम सब इसलिए करते हैं कि आजकल तो सारी जगह पे ये बीसी वाला ही चलता है, बीसी एडी ही चलता है। कभी कभी बीपी भी लिख देते हैं, बिफोर। इसका बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। इंडिया में ये जो सिस्टम है ना, ये 200 साल पहले अंग्रेजों के आने पर शुरू हुआ था। पहले हमारे यहाँ विक्रमी संवत चलता था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। उत्कीर्ण मतलब खोदे जाते हैं। कई अभिलेख तो कई सौ साल पहले लिखे गए थे। इन अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ इन लिपियों और भाषाओं में बहुत बदलाव आ गया है। अब विद्वान ये कैसे जान पाते हैं क्या लिखा था, क्योंकि आज जो मतलब आज से 500 साल पहले जो लिपि चलती थी, हमें तो उसका पता नहीं है। देखो, उस लिपि को हम कहेंगे अज्ञात लिपि, यानी हमें तो पता नहीं वो कौन सी लिपि। देखो, एक बड़ी फेमस कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, सुनो जरा। उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी देश है मिस्र। मिस्र के अंदर ये एक हमारे को मिली ऐसी एक
ऐसा एक हमें अभिलेख मिला जो आप देख रहे हो ना। अब तो हमें नीचे मैंने लिख दिया है पी, हमने लिख दिया है पी टी ओ बी, इसको ओ कहेंगे, इसको टी कहेंगे, इसको पी कहेंगे, इसको एल कहेंगे, एम कहेंगे, ये आई है, ये एस है, ये के है, एल है, आई ओ पी ए टी टी आर, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तो अभी वैज्ञानिकों ने खोज लिया। मिस्र के उत्तर पूर्व में रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहां पर ऐसा एक पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख था, और वो एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा था और उनकी लिपियां भी अलग अलग थी। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उसमें उन्होंने बताया कि इस लेख पर राजा महाराजा का नाम लिखा हुआ है, इसे कारतूस कहा जाता है। अब यूनानी, ये है यूनानी लेख जिसे यूनान के लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जो लेख है वो दूसरा था मिस्री, जो मिस्र के लोगों ने लिखा था। तो उन्होंने क्या किया, इस यूनानी और मिस्री लेख को मिलाकर, जैसे उन्होंने देखा भी मान लो ये राजा है, इस राजा के लिए यूनानी लेख में ए लगाया गया, तो इन्होंने इससे आइडिया लगाया भी मिस्री लेख में क्या लिखा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बना हुआ है। देखो यहाँ पे एल अक्षर है, एल के लिए बना है शेर और ए के लिए बनी है चिड़िया। तो इन्होंने ऐसे मैच करके इस भाषा को पढ़ा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमें कुछ नए शब्द सीखे हैं, जैसे कि यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।